गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ कुंवर जी सर, केमिस्ट्री क्लास। एक्सप्लेन दिस टॉपिक फैराडे सेकंड। आज की इस वीडियो के अंतर्गत आज की क्लास में फैराडे का द्वितीय नियम आपको डेरिवेट कराया जाएगा। और इससे पहले हम द्वितीय नियम को डेरिवेट करने से पहले कुछ फर्स्ट लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं। फर्स्ट लॉ के अंतर्गत जो मोल्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमने डेरिवेट किया था उस चीज को देखते हैं। क्या था? W इज इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू T अपॉन 96,500 इंटू L फैक्टर। इसको देखते हुए उस मोलर मास को इस W अपॉन में लेके जाते हैं तो ये जो वैल्यू होती है I इंटू टी अपॉन 96,500 इंटू एल फैक्टर, इस एल फैक्टर के अंतर्गत अर्थात ये क्या होता है n बराबर W अपॉन n होता है मोलर मास। तो ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा I करंट इंटू टाइम फैराडे 96,500 इंटू n फैक्टर। ये मोल्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आसानी से हमने फर्स्ट लॉ के अंतर्गत ज्ञात कर लिया था। यदि कैथोड पर वेट ज्ञात करना होता है और उसके मोल पता हो हमें तो इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है W इंटू N इंटू मोलर मास। यदि आयतन एनोड पर ज्ञात करना होता है और यदि एनोड के अवयव के मोल पता हो तो STP पर V आयतन STP पर ज्ञात करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स एनोड और 22.4 लीटर या 22,400 ml। ये देखा जाता है लीटर में है या मिलीलीटर में। तो इस प्रकार आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। एक और फॉर्मूला है P बराबर nRT। इसके माध्यम से भी हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं nRT अपॉन P। और इसके अंतर्गत जब हमने फर्स्ट लॉ को डेरिवेट किया था तो आप सभी छात्रों को बताया था n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n फैक्टर। ये मोल्स किसके व्युत्क्रम है? n फैक्टर के। तो इसके अंतर्गत फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ कैथोड मोल और एनोड मोल इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ एनोड n फैक्टर ऑफ कैथोड। इस फॉर्मूले का मैक्सिमम सबसे ज्यादा यूज करना है, सबसे ज्यादा प्रयोग करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कैथोड या एनोड में किसी पर भी एक जगह से मोल हमें प्राप्त हो जाते हैं तो आसानी से एनोड के मोल को निकाला जा सकता है यदि कैथोड के मोल हमें पता हो। यदि एनोड के मोल पता हो तो कैथोड के मोल आसानी से इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है। फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है उसमें दो या दो से अधिक सेलों को एक श्रेणी के रूप में ऐड किया जाता है। उनमें विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट बने जाते हैं और वह इलेक्ट्रोलाइट एक रिफाइनरी केस के अंतर्गत होते हैं। क्या? देखो सेकंड लॉ को बहुत अच्छे से समझो। डेरिवेट किया जा रहा है, जहां जिस छात्र को समझ में नहीं आएगा तुरंत बताया जाएगा। सबसे पहले दो सेल बनाए जाते हैं। ये दो सेल हैं, इसमें धातु के इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं। यदि इसमें सिल्वर धातु के इलेक्ट्रोड हैं Ag और इसमें कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड हैं Cu, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्यूशन होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है बेटा। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट का होता है जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। अब इसको हमने क्या माना? ए एनोड, इसको बी एनोड, इसको सी एनोड, इसको डी इलेक्ट्रोड। अर्थात किसी भी सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड।
तो इसको हमने सेविंग क्रीम में ऐड कर दिया गया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अगर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, तो ये क्या है बेटा, एनोड। एनोड पर सदैव क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये वाली रॉड कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि ये कैसा होगा बेटा, कैथोड। और तो ये पॉजिटिव होगी तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। ये क्या है बेटा, कैथोड। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। इस सेल के अंदर देखो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इस सेल के अंदर ये देखते हैं, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं जिन्हें श्रेणीबद्ध क्रीम से जोड़ दिया गया है। तो इनका जो एसआरपी है एनोड और कैथोड पर, वो हम निकालते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। एनोड, एनोड कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है बेटा, लो। और कैथोड, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। इस पर क्या होता है, रिडक्शन। इसका जो एसआरपी होता है वो सदैव क्या कैसा होता है, हाई। क्या होता है, हाई। तो इसको देखते हैं सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट। जब तुम्हारा एनोड पॉजिटिव है तो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर कौन जाने वाला है, NO3, नेगेटिव वाला नाइट्रेट। और विलयन कैसा है आपका, AQ, एक्वस, जलीय विलयन। तो इसके साथ क्या है, जल। और जल के साथ एसआरपी लो है, ये सिल्वर धातु स्वयं रिएक्शन करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड निष्क्रिय इलेक्ट्रोड नहीं है, अर्थात प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं है, ये किसका, सिल्वर का इलेक्ट्रोड। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें केस देख लीजिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है। तो इसका नंबर कितना होता है, 21। नाइट्रेट का कितना नंबर होता है, काउंटिंग में देखिएगा 20। और सिल्वर का काउंटिंग में देखो कितना होता है, 19। सिल्वर का काउंटिंग में देखोगे तो नंबर कितना आएगा, 19। अब देखो एसआरपी क्या है, लो। लो है तो सबसे कम जिसका काउंटिंग नंबर होता है वही क्या होता है, रिएक्शन में भाग लेता है। अर्थात इस Ag से जब 1 इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट होगा तो Ag धनायन, इस विलयन के अंदर Ag धनायन निकलेंगे, जाएंगे। अब कैथोड में यही रिएक्शन क्या होगी, कैथोड नेगेटिव है तो इस पर कौन जाएगा, Ag धनायन, H2O और सिल्वर की क्षार। तो रिडक्शन के केस में कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में जल का नंबर कितना होता है बेटा, 7। और सिल्वर का नंबर वही है, 19। तो एसआरपी क्या होना चाहिए, हाई। इसका मानक इलेक्ट्रोड भाव 19 के लिए क्या है, हाई, उच्च। तो ये देखिए Ag धनायन 1 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये Ag मुक्त अवस्था में आ जाएगा। तो कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ हमें, कैथोड पर प्राप्त हुआ Ag। और एनोड पर क्या प्राप्त हुआ, एनोड पर होगा Ag धनायन। तो ये इस विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार दूसरी सेल के अंतर्गत आप इलेक्ट्रोड आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इस चीज को देख लो, समझ लो। मैं यहां निकालता हूं, एनोड, कैथोड, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये दूसरी अपघटनी सेल के लिए है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके अंदर। तो एनोड पर कैसा होता है एसआरपी बेटा, लो। कैथोड पर एसआरपी कैसा होता है बेटा, हाई। तो देखिए जब इस पर एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, कॉपर सल्फेट को जब तोड़ा जाएगा, Cu2 धनायन SO4 2 ऋणायन में टूटेगा। तो ये देखो CuSO4, एनोड को देखो ध्यान से बेटा, जो यहाँ धनात्मक है इसके पास कौन सा जाने वाला है, ऋणात्मक है। और इसके साथ कौन है, लिक्विड स्टेट। और इसके साथ एक्वस विलयन है इसलिए H2O और कॉपर की क्षार है। अब इसका काउंट नंबर देखते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो 21 नंबर है, H2O ऑक्सीकरण का केस है। इस पे देखते हैं SO4। SO4 जो होता है
वो 23 होता है। और कॉपर का केस जब तुम देखोगे तो कॉपर काउंटिंग में कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पर। कितने नंबर पे आता है? 16। तो ये क्या है? लो। SR2 लो कहाँ है? 16 पर। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्यूप्रिक आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एनोड प्रोडक्ट प्राप्त हो गया हमें। एनोड पर क्या हुआ? क्यूप्रिक आयन। अब कैथोड पर देखो, इस पर कौन? क्यूप्रिक आयन, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव जाएगा, विलेन में Cu+2 आयन, कॉमा एक्वस है तो जल है और कॉपर की छाल है। तो ये देखो 16 मार्क है और ये देखो 7 मार्क है। HI अर्थात SR क्या होना चाहिए इस पर? हाई। हाई तो बेटा कितने पर होगा? 16 नंबर पर। तो ये क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके किस अवस्था में? कॉपर मुक्त अवस्था में आ जाएगा, अर्थात कॉपर कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा। तो कैथोड प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ? तो में कॉपर प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन को देखो, एक ही अवयव सिल्वर, इसमें ऑक्सीडेशन भी काम कर रहा है और रिडक्शन भी काम कर रहा है। इसमें देखो बेटा कॉपर ऑक्सीकरण का भी कार्य कर रहा है और रिडक्शन का भी कार्य कर रहा है, क्योंकि दोनों रिएक्शन को जब तुम संयुक्त करोगे तो इस प्रकार की रिएक्शन बन के आ जाएगी Cu2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu+2 आयन, Cu+2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लिक हो जाएंगे और ये बनेगा Cu+2 गिव्स Cu+Cu। तो ये देखो Cu का Cu+2 में और +2 का Cu में। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो 2 से 0 होने का मतलब है रिडक्शन का केस है, यहाँ 0 से +2 होने का अर्थ है ऑक्सीडेशन का केस है। इस प्रकार विद्युत अपघटनी सेल के अंदर जो 2 श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, उनके अंदर ऑक्सीकरण और अपक्षयन अर्थात इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड पर कैसे रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको मैंने आपको बता दिया। अब फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो नियम का है, क्या है उसको ध्यान से सुनो। जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी सेल को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन पर समान करंट Q बराबर I/T समान आवेश प्रवाहित किया जाए, समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इनके इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। कैथोड पर प्राप्त द्रव्यमान या उपस्थित द्रव्यमान उनके इक्विवेलेंट तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, या कैथोड पर उपस्थित द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। यही फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। यदि माना कि ए, ध्यान से देखना है इस चीज को, माना कि ए पर ये यदि ए पर क्या है WA अनुपात, यदि B इलेक्ट्रोड पर क्या है WB अनुपात, C इलेक्ट्रोड पर क्या है WC अनुपात, D इलेक्ट्रोड पर WD। इस कंट्री क्या होगा, A पर इक्विवेलेंट वेट अनुपात, B पर इक्विवेलेंट वेट अनुपात, C पर इक्विवेलेंट वेट अनुपात, D पर इक्विवेलेंट। अर्थात सेकंड लॉ के अनुसार हो जाएगा, इसको W1 मानते हैं, यानी कि W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2। ये 2 विद्युत अपघटनी सेल के लिए ये सेकंड लॉ होता है। इसको डेरिवेट भी किया जाएगा। डेरिवेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा प्रयोग करोगे, अब देखो ये W1 है जैसे, तो इसको W1 क्या है WAG, प्रथम इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और द्वितीय इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कॉपर WCU। अर्थात E1 का मतलब क्या है
EAG, E2 का अर्थ क्या है EC। ये डेरिवेट करना है तो तुम लोग जानते क्या हो, डी नो दैट। फैराडे के फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आपको बताया गया WAG इक्वल टू मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम 96,500 इंटू एन फैक्टर। अब WAG इक्वल टू मोलर मास, AG का कितना होता है बेटा 108, कितना होता है ये देखो EF इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो WAG बराबर क्या हो जाएगा EM अर्थात EAG इंटू करेंट इंटू टाइम इंटू अपॉन 96,500, ये समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड को देखेंगे। WCU बराबर हो जाएगा ECU इंटू करेंट इंटू टाइम 96,500, ये समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग देंगे। समीकरण फर्स्ट में जैसे ही सेकेंड का भाग देंगे आप तो ये आ जाएगा WAG अपॉन WCU इक्वल टू, देखिए ध्यान से EAG इंटू वाई करेंट इंटू टाइम 96,500, ECU कॉपर करेंट इंटू टाइम 96,500। अब देखो ये इक्वल है, करंट से करंट, टाइम से टाइम के लिए, और ये 96,000 से 96,000 के लिए। प्रूव दैट क्या हुआ WAG अपॉन WCU इक्वल टू इक्विवेलेंट सिल्वर के लिए, इक्विवेलेंट और मास कॉपर के लिए। ये प्रूव दैट हो गया। यही फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेल को एक श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है तो उनमें समान करंट और टाइम यानी कि एक ही समय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो समान आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त द्रव्यमान उसके इक्विवेलेंट मास के समानुपाती होता है। यही फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।